इसमें बच्चे गलती क्या करते हैं, बच्चे गलती करते कि सेंटर ऑफ मास की पोजीशन निकालनी है तो वो सीधा फॉर्मूला लगाते कि एक्सटर्नल फोर्स कुछ भी नहीं है तो सेंटर ऑफ मास तो शिफ्ट हो ही नहीं सकता। दैट मीन्स क्या होगा, इसको गन को इधर शिफ्ट होना पड़ेगा सो दैट कि सेंटर ऑफ मास को सेम जगह पर रखा जा सके। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, सिंपल सी बात है कि अगर मान लो एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, सबसे पहले ये देखना है कि एक्सटर्नल फोर्स है कि नहीं है। म्यूचुअल मतलब आपका इंटरनल फोर्स आए जाए, बाद में आ जाए, हट जाए, है ना, जो भी कुछ हो, इंटरनल फोर्सेज का सम हमें वेक्टर सम हमेशा क्या होता है, 0 होता है। क्यों? तो बच्चों आज की जो क्लास होगी उसमें हम बात करने वाले हैं सेंटर ऑफ मास का रिलेशन किसके साथ में, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के प्रिंसिपल के साथ में। ठीक है, तो पहले हमने लास्ट लेक्चर में थोड़ा डिस्कस किया था, इसकी थ्योरी डिस्कस की थी, कॉन्सेप्ट डिस्कस किए थे। आज के लेक्चर में हम किस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं एग्जाम में उनको डिस्कस करने वाले हैं, और उन क्वेश्चंस को अप्रोच कैसे करते हैं, उन क्वेश्चंस को सोल्व कैसे करेंगे बिना किसी गलती के। तो ये आज की क्लास में हम सीखने वाले हैं। तो शुरू करते हैं, चलो। तो सबसे पहली बात आती है कि सेंटर ऑफ मास का जो कॉन्सेप्ट है वो आपके सिस्टम पर अप्लाई किया जाता है ना। सेंटर ऑफ, इस तरह के जो क्वेश्चंस आते हैं हमारे पास में जिसमें कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम प्रिंसिपल की बात आती है, वहाँ पे हम पहली जो बात आती है हमारे सामने वो आती है कि हम सिस्टम की बात करते हैं। किसकी? सिस्टम की बात करते हैं। ठीक है, हाँ, सिस्टम में आपका क्वेश्चंस कैसे बनते हैं, जैसे गन और बुलेट का हो गया, गन प्लस बुलेट, राइट, या फिर बोट और मैन का हो गया, बोट प्लस मैन, राइट, या फिर हम कह सकते हैं कि ब्लास्ट ऑफ प्रोजेक्टाइल ऑन इट्स पाथ। ठीक है, प्रोजेक्टाइल का मतलब प्रोजेक्टाइल जो मोशन होती है उसमें जो बॉडी हम थ्रो करते हैं उसमें ब्लास्ट हो जाए उसके किसी मतलब पाथ पर, तो उस केस में क्या इम्पैक्ट है, मतलब किस तरह से कॉन्सेप्ट काम में आएगा हमारा जो कॉन्सेप्ट कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। ठीक है, इस तरह के और भी एग्जांपल्स होते हैं, स्प्रिंग से मास स्प्रिंग सिस्टम हो सकता है। ठीक है, हाँ, तो सिस्टम का मतलब ये समझ लीजिए कि जो सेंटर ऑफ मास का कॉन्सेप्ट जहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की बात की जाती है वो हमेशा सिस्टम के रिस्पेक्ट में बात की जाती है। किसके रिस्पेक्ट में? सिस्टम के रिस्पेक्ट में बात की जाती है। ठीक है, और जो हम एक्सेलरेशन जो होता है, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास की बात करते हैं हम कि ये कैसे चेंज हो रहा है इसमें, है ना, या फिर वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास की बात की जाती है कि ये कैसे चेंज हो रही है। ठीक है, और इसके साथ में पोजीशन जो है सेंटर ऑफ मास की किसके रिस्पेक्ट में, जो सिस्टम के मतलब हिस्सा है, क्या है सिस्टम का, जैसे गन और बुलेट की बात हो गई तो आपके गन के रेस्पेक्ट में, या फिर उसके जैसे बोट और मैन की बात हो गई तो बोट के रेस्पेक्ट में। ठीक है, सेंटर ऑफ मास मतलब जो होगा वो उसकी पोजीशन आपस में जो मतलब ऑब्जेक्ट हैं सिस्टम में उनके रेस्पेक्ट में कैसे चेंज होती है, इस तरह के क्वेश्चन पूछ लेते हैं। या फिर एब्सोल्युटली जो पोजीशन है किसी भी, है ना, मतलब सेंटर ऑफ मास की सिस्टम के, तो वो किस तरह से चेंज हो रही है, उसमें कोई शिफ्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है ना, इस तरह के क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो आज हम ये सब डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, हाँ, तो देखो सिस्टम तो हमें समझ में आ गया कि सबसे पहली बात कि सिस्टम के रेस्पेक्ट में बात की जाती है। ठीक है, उसके बाद में कि हमारा जो वेलोसिटी या फिर एक्सेलरेशन की जो बात की जाती है या फिर सेंटर पोजीशन की बात की जाती है वो सेंटर ऑफ मास की होती है। ठीक है, ये बात पहली समझ में आ गया हमें। अच्छा, दूसरी बात जो है अब क्या है, हमने ये पढ़ा था लास्ट लेक्चर में कि अगर मान लो वेक्टर सम ऑफ इंटरनल फोर्सेज, वेक्टर सम ऑफ इंटरनल फोर्सेज प्लस वेक्टर सम ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेज, अगर ये जीरो हो, क्या कर रहा हूं मैं, अगर ये जीरो हो, वेक्टर सम इनका जीरो हो, क्या हो, जीरो हो, तो बताओ मुझे जो सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन है वो क्या होगा। इसका सीधा सा मतलब है कि जो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास है वो हमारा जीरो हो जाएगा। और इसके अलावा इसका मतलब ये भी है कि हमारे सेंटर ऑफ मास की जो पोजीशन है
सेंटर ऑफ मास पोजीशन will remain same। कैसे? अगर सिस्टम हमारा कोई मोशन नहीं कर रहा है तो उसके कोऑर्डिनेट अगर हम ग्राउंड से देखें, किसी दूसरी फ्रेम ऑफ रेफरेंस देखें तो भी वही सेम रहेंगे, है ना, कोई मूवमेंट नहीं होगा। दूसरी चीज, अगर मान लो हमारा सिस्टम मूव कर रहा है किसी वेलोसिटी से या किसी एक्सलेरेशन से, है ना, एक्सलेरेशन तो ऑब्वियसली जीरो हो ही गया, लेकिन फिर भी जो वेक्टर सम हमारा है वो जीरो है तो, लेकिन कुछ केस में ये भी है कि वेक्टर सम जीरो हो तो एक्सलेरेशन जीरो हो जाएगा, या फिर हमारा जो इंटरनल फोर्सेज तो हमेशा जीरो होते हैं। क्लियर है ना ये बात? तो ये जो है इंटरनल फोर्सेज का जो वेक्टर सम है सिस्टम में वो हमेशा जीरो होता है। अगर इंटरनल फोर्सेज में कोई चेंज आ जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, इंटरनल फोर्सेज में वैसे के वैसे बने रहे तो भी कोई दिक्कत नहीं, कैसा भी चेंज, मतलब कुछ भी चेंज हो, सिस्टम की बात हो रही है, बार बार बोल रहा हूं मैं कि बात हम सिस्टम की कर रहे हैं, ठीक है। हाँ, तो ये हमेशा जीरो रहेंगे, इंटरनल फोर्सेज आपके क्या रहेंगे, हमेशा जीरो रहेंगे। लेकिन जो एक्सटर्नल फोर्सेज हैं इनका सम आपका जीरो भी हो सकता है या फिर ये कांस्टेंट भी हो सकते हैं। इसके भी एग्जांपल लेंगे हम कि कब जीरो होता है और कब कांस्टेंट होता है। अगर जीरो है तो ये हमें समझ में आ जाएगा कि सेंटर ऑफ मास आपका पोजीशन सेम रहेगी, है ना। लेकिन अगर मान लो जीरो नहीं है, कांस्टेंट है, क्या सेकंड कंडीशन क्या बनती है इसकी? ये फर्स्ट कंडीशन है आपकी, और ये सेकंड कंडीशन क्या बनती है कि अगर ये जीरो नहीं है, सम ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेज, वेक्टर सम ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेज जीरो नहीं है, तो क्या होगा कि जिस एक्सेलरेशन से, यानी कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो जाएगा, ये फोर्स कांस्टेंट तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट, तो जिस एक्सेलरेशन से सेंटर ऑफ मास सिस्टम का पहले मूव कर रहा था उसी एक्सेलरेशन से बाद में मूव करता रहेगा, जो भी हैपनिंग हो रही है, जो भी घटना हो रही है उसके बाद में भी उसी से करता रहेगा। बेटा ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, ये हमें अगर क्लियर है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आ रही बात? मतलब इसका मतलब क्या है कि जो पहले पाथ था वो पाथ चेंज नहीं होगा, सेंटर ऑफ मास जिस पाथ पर मूव कर रहा था, जिस पाथ को फॉलो करने वाला था, वो उसी पाथ को फॉलो करता रहेगा, ठीक है। इसके एग्जाम्पल आएंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा आपको। तो चलो हम कुछ क्वेश्चंस लेते हैं इसके और कुछ एग्जाम्पल्स सोल्व करते हैं। देखो ये आपका BHU 2008 का क्वेश्चन है। अप्रोच क्या है, देखो इसको सोल्व करने की पहले क्वेश्चन को पढ़ो, समझो, एनालाइज करो इसको और फिर आंसर निकालने की कोशिश करो, ठीक है। अभी पोज करना है, इसको वीडियो को पोज करो और फिर सोल्व करने की कोशिश करो, ठीक है। हाँ, उसके बाद में फिर सॉल्यूशन देखना बेटा। अगर आपसे सोल्व हो गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हो रहा तो फिर सॉल्यूशन देखना। चलो, होप कि आपने ऐसा किया है, तो आगे बढ़ते हैं। टू बॉडीज ऑफ डिफरेंट मासेज ऑफ 2 kg एंड 4 kg मूविंग विद वेलोसिटीज 2 मीटर पर सेकेंड 10 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स ईच अदर ड्यू टू म्यूचुअल ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन। व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ देयर सेंटर ऑफ मास? क्या कह रहा है कि म्यूचुअल ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन है। दैट मीन्स कैसा है, ग्रेविटेशनल फोर्स कैसा होता है बेटा? इंटरनल फोर्स होता है, हमेशा सिस्टम की बात करते हैं तो इंटरनल होता है कि नहीं होता। अब यहाँ पे दो बॉडीज हैं, एक M1 मास की, एक M2 मास की, और दोनों के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स है, ठीक है, म्यूचुअल अट्रैक्शन है, तो इंटरनल फोर्स है ये तो, ठीक है। इंटरनल फोर्स का वेक्टर सम हमेशा क्या होता है, हमें पता है कि इसका वेक्टर सम हमेशा जीरो होता है। अच्छा, इसके अलावा बताओ कोई एक्सटर्नल फोर्स है, कोई भी किसी भी तरह का कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, नहीं है ना। हाँ, यानी F एक्सटर्नल इज इक्वल टू जीरो, राइट। और वेक्टर सम ऑफ क्या आपका इंटरनल फोर्स का वेक्टर सम जो है वो क्या है, जीरो है, राइट। तो दैट मीन्स हमारे सेंटर ऑफ मास की जो भी कुछ पोजीशन है COM, वो क्या रहेगा, इट विल रिमेन सेम, इट विल रिमेन सेम, इसकी पोजीशन नहीं बदलेगी। दैट मीन्स क्या होगा कि आप ये एक पार्टिकल यहां पर है, दूसरा पार्टिकल यहां पर है, और इनका सेंटर ऑफ मास सपोज कि ये पॉइंट पर है, तो दोनों पार्टिकल इधर मूव करते रहेंगे, सेंटर ऑफ मास इस रेशियो में मूव करेंगे कि सेंटर ऑफ मास यहीं पर बना रहे, है ना, इस पॉइंट पर बना रहे सेंटर ऑफ मास, ठीक है। उस वेलोसिटी के प्रोपोर्शन में क्या करेंगे, ये मूव करते रहेंगे एक दूसरे की तरफ, तो सेंटर ऑफ मास यहीं रहेगा, सेंटर ऑफ मास नहीं बदलेगा। समझ में आई बात? तो सेंटर ऑफ मास की, जब सेंटर ऑफ मास की पोजीशन चेंज ही नहीं हो रही है तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी, ऑब्वियसली जीरो। तो आंसर इज सी।
कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, सिंपल सी बात है कि अगर मान लो एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, सबसे पहले ये देखना है कि एक्सटर्नल फोर्स है कि नहीं है। म्यूचुअल मतलब आपका इंटरनल फोर्स आए जाए, बाद में आ जाए, हट जाए, है ना, जो भी कुछ हो, इंटरनल फोर्सेज का सम हमें वेक्टर सम हमेशा क्या होता है, जीरो होता है। क्यों? अरे भाई न्यूटन के थर्ड लॉ की बात हम जानते हैं ना। हाँ, एक्शन रिएक्शन फोर्स, एक्शन रिएक्शन फोर्स होते हैं कि नहीं होते? बस वही है, उसकी वजह से आपका वेक्टर सम क्या होगा, जीरो होगा। ठीक है, ग्रेविटेशन फोर्स में भी क्या होता है, दोनों बॉडीज क्या करती है, एक दूसरे पर बराबर फोर्स एक्ट करती है दोनों पर, ठीक है ना, डायरेक्शन उनकी अपोजिट होती है, सिंपल सी बात है। चलो ठीक है, ये क्वेश्चन समझ में आ गया। तो हमें ज़्यादा फोकस हमारा किस पे होना चाहिए कि हमारा एफ एक्सटर्नल जीरो है कि नहीं है ना, उनका जो वेक्टर सम है, एक्सटर्नल फोर्सेज का जो सम है वो जीरो हो रहा है या फिर कांस्टेंट हो रहा है, इस बात पे। अगर ये कोई कांस्टेंट होता है एक्सटर्नल फोर्स ना, सिस्टम पर मैं बात कर रहा हूँ, किस पे, सिस्टम पर लगने वाले एक्सटर्नल फोर्स, मतलब पार्टिकल्स पे भी लगेंगे तो ऑब्वियसली टोटल हो जाएगा उसका, तो सिस्टम पर आ जाएगा। तो सिस्टम पर लगने वाले फोर्स अगर कांस्टेंट हो तो फिर सेंटर ऑफ मास की कोई वेलोसिटी उससे पहले उसी वेलोसिटी से चलता रहेगा, मतलब उस वेलोसिटी से नहीं, उसी पाथ पर, जो पाथ उसका बनता उसी पाथ पे चलता रहेगा, मतलब उसी एक्सेलरेशन से चलता रहेगा ना, कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है, हाँ, एक्सेलरेशन सेम रहेगा। तो उस केस में, और जो आपस में जो बॉडीज होंगे, सिस्टम होगा, उन सिस्टम में एक दूसरे के रिस्पेक्ट में सेंटर ऑफ मास की जो पोजीशन है वो बनी रहेगी, चाहे ये चल ही क्यों ना रहा हो किसी भी उससे। ठीक है, समझ में आ रही बात? हाँ, जो पहले होना था जो पाथ वही बाद में होगा, सेम होगा। ये सिंपल कॉन्सेप्ट है बेटा, ध्यान रखो। अच्छा, इसमें बच्चे गलती क्या करते हैं? बच्चे गलती करते कि सेंटर ऑफ मास की पोजीशन निकालनी है तो वो सीधा फॉर्मूला लगाते कि VCOM इज इक्वल टू M1 V1 प्लस M2 V2, है ना। हाँ, और अगर इसको उसमें करेंगे तो ये एक माइनस का हो जाएगा, एक प्लस का हो जाएगा, V1 प्लस को ले लो, V2 माइनस का हो जाएगा, और उसके साथ में क्या होगा, अपॉन M1 प्लस M2। ये हमारे सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी निकालते बच्चे, और ये क्वेश्चन आपका गलत हो जाता। समझ में आई बात बेटा? हाँ, क्यों? क्योंकि बेसिक कॉन्सेप्ट बेस्ड है क्वेश्चन वैसे नहीं है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2 पर्सन, क्वेश्चन वही, अप्रोच वही है, क्वेश्चन को पढ़ो, समझो, एनालाइज करो, और उसके बाद में पॉज करो वीडियो को, वैल्यूज लिख लो, और फिर सोल्व करो। ठीक है, सोल्व हो जाएगा, बहुत अच्छी बात है। सोल्व नहीं होता है उसके बाद में सॉल्यूशन देखना, और सोल्व हो गया तो भी देखना कि सॉल्यूशन आपने सही किया है कि गलत किया है। AIPMT 2012 का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, देखो एक बार। चलो, होप कि आपने क्वेश्चन को सोल्व कर लिया है और अब आप सॉल्यूशन देखना चाह रहे हैं। ठीक है, चलो सोल्व करवाता हूं मैं। 2 persons of masses 55 kg and 65 kg respectively are at opposite ends of a boat। बोट है तो ऑब्वियसली बोट पानी में ही होगी, है ना। हाँ, और बोट पर 2 लोग खड़े हैं, 2 पर्सन हैं जिनका एक का मास 55 kg है, दूसरे का 65 kg है, और दोनों अपोजिट एंड पे खड़े हुए हैं। ठीक है, द लेंथ ऑफ द बोट इज 3 मीटर, बोट की लेंथ भी दी हुई 3 मीटर, एंड द वे इट वेज 100 kg, उसका मास भी दे दिया ना, 100 kg दे दिया। द 55 kg मैन वॉक्स अप टू 65 kg मैन एंड सिट्स विद हिम। क्या कर रहा है, 55 kg का जो इंसान है वो 65 मतलब अदर एंड पे चला गया बोट के पे। अब क्या हो गया कि दोनों पर्सन एक ही एंड पर पहुंच गए, है ना, बोट के एक ही एंड पर पहुंच गए। ठीक है, इफ द बोट इज इन स्टिल वाटर, दे दिया ना, हाँ, स्टिल वाटर में है बोट, मतलब आपके स्टिल वाटर का मतलब क्या हो गया, जहां पे पॉन्ड वगैरह में है ना, पॉन्ड में है या सी में है, राइट, उसमें नहीं है, किसमें, रिवर में नहीं है, फ्लोइंग वाटर में नहीं है। ठीक है, अदरवाइज तो उसके साथ फ्लो करती रहती है। द सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम शिफ्ट बाई, क्या कर रहा है कि सेंटर ऑफ मास कितना शिफ्ट हुआ सिस्टम का। तो इसमें सिस्टम क्या है, सिस्टम ऑब्वियसली बोट प्लस ये जो 2 पर्सन है, ये है सिस्टम बेटा। ठीक है, क्या हो रहा है देखो, समझो क्वेश्चन को एक बार। ये सपोज आपकी एक बोट है, राइट, ये बोट है एक, जो कि किस में है, पानी में है, वाटर में है। ठीक है, हाँ, वाटर में ऐसे क्या कर रही है, वाटर में स्विम कर रही है। ओके, तो आप देखो यहां पर 2 पर्सन है, एक सपोज यहां पर है जिसका वेट कितना है, 55 kg है, ये बैठा है यहाँ पे। ठीक है, इस एंड पर
दूसरा यहाँ पर है। क्वेश्चन तो समझ में आ गया? दूसरा इस एंड पे। अब ये क्या काम किया इसने, ये उठ के, और देखो इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा, देखो बताओ मुझे एक बार फटाफट। इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पर आएगा? ऑब्वियसली सेंटर ऑफ मास कहाँ पर रहेगा, चेंज करके फिर से, हाँ, इसका सेंटर ऑफ मास समवेयर, इसको जो यहाँ पे बॉडी है उसकी वहीं पर रहेगा। इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पे रहेगा करीब, ठीक है। और बोट का जो सेंटर ऑफ मास है वो ऑब्वियसली यहाँ पे बोट के बीच में, ये कितने हैं, ये 3 मीटर दिया हुआ इसने, 3 मीटर, राइट। तो ये ऑब्वियसली बीच में रहेगा। तो ये तो हमें समझ में आ गया। और जब ये 55 kg है, ये 65 kg है, अगर ये इधर जाता है तो, और सेंटर ऑफ मास निकालते कैसे हैं, इसके रिस्पेक्ट में निकाल सकते, इस एंड के रिस्पेक्ट में निकाल सकते हो, m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3, है ना। ये फॉर्मूला लगाएंगे ना। हाँ बेटा, यही जब इतना सब कुछ सोच लेते हो, इतना डेटा दिया हुआ है, तो थोड़ा सा कष्ट और कर सकते हो। क्या कष्ट कर सकते हो? सबसे पहले इस तरह के क्वेश्चन में ये सोचना है कि कोई एक्सटर्नल फोर्स है कि नहीं है, है ना। अगर एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, राइट। क्या क्या कर रहा हूं मैं? अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है तो इसका मतलब क्या है, सेंटर ऑफ मास की पोजीशन चेंज नहीं होगी। बेसिक कॉन्सेप्ट। क्यों? क्योंकि जो भी कोई फोर्स होगा, जैसे ये उठ के इधर जाएगा तो इंटरनल फोर्स डेवलप होगा। मतलब ये इंटरनल फोर्स ही होगा कि जो इसको नाव, इसको किसको, बोट को इधर लेके जाएगा। बिल्कुल सही बात है, ये इधर जाएगा, लेकिन मास इधर शिफ्ट हो गया तो सेंटर ऑफ मास, सपोज इसका इनिशियली जो सेंटर ऑफ मास था, ये हम ले लेते हैं कि इनिशियल सेंटर ऑफ मास हमारा कोई इस लाइन पे तक, इधर 65 kg है, इधर कितना है, ये बोट का 100 kg है, और ये 55 kg है, ठीक है। तो सेंटर ऑफ मास ऑब्वियसली इस साइड में रहेगा ना। हाँ, तो ये हम लेट अस अज्यूम कि सेंटर ऑफ मास यहाँ पर था। कहाँ पर था? इस पॉइंट पे था। ये सेंटर ऑफ मास था, इफेक्टिव सेंटर ऑफ मास तीन बॉडीज का, बोट का प्लस पर्सन, ये पर्सन प्लस ये पर्सन, राइट। तो अब क्या होगा, सेंटर ऑफ मास, क्योंकि कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, एक्सटर्नल फोर्स 0 है, दैट मीन्स कि सेंटर ऑफ मास की जो पोजीशन है XCOM, वो आपकी चेंज नहीं हो सकती। सेंटर ऑफ मास की पोजीशन हमारी सेम रहेगी, सेम रहेगी। अगर हम इसको सपोज कि यहाँ से ऑब्जर्व कर रहे हैं, कहाँ से, इधर से हमने इसको ऑब्जर्व करना शुरू किया, तो इसमें सेंटर ऑफ मास की पोजीशन सेम लगी रहेगी। क्यों सेम रहेगी? मतलब ये कोऑर्डिनेट सिस्टम हो गया हमारा, ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो गया। क्यों सेम रहेगी? क्योंकि हम देख रहे हैं कि कोई भी इस पर एक्सटर्नल फोर्स काम नहीं कर रहा है। जो भी कुछ इसकी वजह से रिएक्शन लगी, जो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, फ्रिक्शन फोर्स लगेगा ना, जो ये पर्सन यहाँ से इधर वॉक करके जाएगा तो फ्रिक्शन फोर्स आएगा, और वो फ्रिक्शन फोर्स इस पर लगेगी रिएक्शन। और फ्रिक्शन फोर्स कैसे लगता है? हमेशा इंटरनल फोर्स है, रिएक्शन और एक्शन फोर्स की फॉर्म में लगता है, राइट। तो वो इसको पुश करेगा, बोट को इधर पुश करेगा, तो बोट ऑब्वियसली इधर पुश होगी, बोट पुश होगी बिल्कुल, लेकिन जो सेंटर ऑफ मास है इन तीनों का वो शिफ्ट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अब ये उठ के यहाँ पर आ चुका है, दोनों ही यहाँ पे आ गए, तो मास इधर ज़्यादा हो गया, तो सेंटर ऑफ मास किधर शिफ्ट होने की कोशिश करेगा, सेंटर ऑफ मास इस साइड में शिफ्ट होने की कोशिश करेगा। तो बोट क्या करेगी, लेकिन सेंटर ऑफ मास तो शिफ्ट हो नहीं सकता क्योंकि कोई एक्सटर्नल फोर्स है नहीं, है ना। तो बोट थोड़ा सा इधर मूव कर जाएगी, ताकि यहाँ पे ये नई पोजीशन आ जाएगी बोट की। कैसी? कि बोट सपोज यहाँ से इतना सा मूव कर गई, इतना मूव कर गई, राइट। तो हमारा सेंटर ऑफ मास तो यहीं पर रहेगा बेटा, लेकिन बोट इधर मूव कर गई। अब ये बंदा है जो ये कहाँ पर आ गए, इधर आ गए, लेकिन सेंटर ऑफ मास इसी लाइन पर रहेगा, राइट। इस लाइन पर ही रहेगा सेंटर ऑफ मास। बात समझ में आई कि नहीं आई? अगर वो पूछ ले कि बोट कितना शिफ्ट कर गई, तो बिल्कुल आप फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो। कौन सा फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो? कि भैया हमने बोट जो भी कुछ है, ये XCOM इक्वल टू M1 x1 प्लस M2 x2 प्लस M3 x3 अपॉन M1 प्लस M2 प्लस M3, है ना। इस फॉर्मूले से निकाल सकते हो, ऑब्वियसली ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो। लेकिन उसने पूछा क्या है यहाँ पर हमारे पास में, हमें पूछा है कि सेंटर ऑफ मास सिस्टम का कितने शिफ्ट कितना कर रहा है। तो ऑब्वियसली शिफ्ट कुछ भी नहीं कर रहा, 0 कर रहा है सेंटर ऑफ मास आपका। सीधा हमें इतना ही देखना है, ये सब
जो आपके डेटा दिया हुआ है ये सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है, ठीक है। हाँ, इसका और कोई मतलब नहीं है। तो हमें सिर्फ इतना ही देखना है कि अगर एक्सटर्नल फोर्स कोई भी नहीं है इस पर, इंटरनल फोर्स ही है कोई, है ना, तो इंटरनल फोर्स चाहे नया डेवलप हो जाए या फिर इंटरनल फोर्स कैसा भी हो, मतलब हट जाए, कुछ भी हो, इंटरनल फोर्सेज का वेक्टर सम हमेशा जीरो रहता है, इसलिए उसका सेंटर ऑफ मास पे कोई इंपैक्ट नहीं आता, सिस्टम के सेंटर ऑफ मास पे। ठीक है, समझ में आई बात। हाँ, तो हमें क्या देखना है कि एक्सटर्नल फोर्स कोई है या नहीं है, और एक्सटर्नल फोर्स पहले भी इस पर क्या था, जी था, और वो बैलेंस हो रहा था उससे, तो वो तो क्या हो गया, सम जीरो हो गया। तो और कोई एक्सटर्नल फोर्स है नहीं, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, कुछ नहीं है। इट मीन्स कि आपका क्या हो गया, सिस्टम पर सेंटर ऑफ मास सिस्टम का चेंज नहीं होगा। ठीक है बेटा। हाँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब ये देखो एक क्वेश्चन और है, इसमें क्या हो रहा है कि एक यहाँ पर एक बॉडी है जिसका m मास है, सपोज m मास है, उसको v वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया जा रहा है, मतलब प्रोजेक्टाइल पाथ पे। तो सपोज ये आपका ये प्रोजेक्टाइल पाथ हो गया यहाँ पे, है ना, ग्रीन वाला दिख रहा है यहाँ पर, ये प्रोजेक्टाइल पाथ हो गया। ठीक है, अब ये यहाँ से गया और इधर आया, ये तो ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अब लेकिन क्या कर रहे हैं कि यहाँ से जैसे ये हाईएस्ट पॉइंट पर पहुँच रहा है, तो यहाँ पे इसमें एक ब्लास्ट होता है। क्या होता है, ब्लास्ट, बूम, फट जाता है। ठीक है। हाँ, तो पाथ ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ फ्रेगमेंट्स, है ना, फ्रेगमेंट्स मतलब यहाँ पे सिस्टम की बात कर रहा है, जो भी, है ना, सेंटर ऑफ मास ऑफ फ्रेगमेंट्स, फ्रेगमेंट नहीं कर रहा है, फ्रेगमेंट्स कर रहा है, मतलब सिस्टम। और सिस्टम में क्या क्या आ गया, सारे फ्रेगमेंट्स आ गए, राइट। तो अब ये यहाँ पर देखो कि कोई चेंज है, ये बताओ मुझे कि एक्सटर्नल फोर्स कोई है, ये एक्सटर्नल कोई है क्या? ऑब्वियसली कहाँ, कितना है, mg है, कितना है, mg है, राइट। कौन सी डायरेक्शन में है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। क्लियर है, बिल्कुल, वेरी गुड। अब जैसे ब्लास्ट होता है उसके बाद में क्या कोई नया एक्सटर्नल फोर्स लगता है? नहीं, ब्लास्ट तो उस बॉडी में हुआ है, तो मतलब जो भी कुछ है, इंटरनल रिएक्शन जो भी कुछ हुई है उसकी वजह से ब्लास्ट हो गया। और उसके दो पार्ट हो गए, एक पार्ट कह रहा है कि नीचे गिर जाता है यहीं पर, है ना, दूसरा पार्ट ये पाथ फॉलो करता है। कौन सा पाथ फॉलो करता है, ये वाला पाथ फॉलो करता है और यहाँ पर ड्रॉप करता है। समझ में आई बात, क्लियर है कि नहीं है? हाँ, वेरी गुड। तो जब हम देख रहे हैं कि ये कांस्टेंट है, ये तो कांस्टेंट आ गया और कोई भी इसके अलावा फोर्स नहीं है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब हमने पढ़ा था और हमें पता है कि सिग्मा एफ इंटरनल तो हमेशा क्या होते हैं, ये तो बेटा जीरो होते हैं हमेशा, है ना। इंटरनल फोर्सेस कुछ भी हो, कोई चेंज हुआ, यहाँ पे इंटरनल फोर्स डेवलप हुए हैं, है ना, ब्लास्ट के टाइम पे, तो लेकिन उनका वेक्टर सम हमेशा जीरो रहेगा। इंटरनल फोर्सेज का वेक्टर सम हमेशा क्या रहता है, जीरो रहता है, ये बात। और ये सिस्टम कौन सा है, सिस्टम में क्या है, पहले m था, अब उसके बाद में क्या हो गया, m1 और m2 हो गया। ठीक है, क्लियर है ना, बिल्कुल, वेरी गुड। अब ये देखो क्या हो गया, mg आपका नीचे की तरफ लग रहा है, कांस्टेंट है ये। दैट मीन्स क्या हो गया, हमारा जो भी एक्सेलरेशन था सेंटर ऑफ मास का, है ना, इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे था, ऑब्वियसली इस पॉइंट बॉडी के अंदर ही था, राइट। तो जो भी एक्सेलरेशन था वो अभी रहेगा, मतलब एक्सेलरेशन सेंटर ऑफ मास का जो भी था, इसके सेंटर ऑफ मास का वही, अब भी जो ये फ्रेगमेंट्स होंगे इनका जो सेंटर ऑफ मास होगा उनका भी एक्सेलरेशन वही होगा। फ्रेगमेंट्स मतलब अब क्या हो गए, दो फ्रेगमेंट हो गए, सिस्टम बन गया हमारा ना। तो मतलब जो फ्रेगमेंट्स रह गए इनका भी मूवमेंट का जो सेंटर ऑफ मास, मतलब सेंटर ऑफ मास का मूवमेंट है वो सेम रहेगा। क्यों रहेगा, क्योंकि ए कांस्टेंट है आपका, ए बदला नहीं है, ए में कोई चेंज नहीं है, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है एक्स्ट्रा कहीं से भी, और इंटरनल फोर्स जो भी डेवलप हुए वो आपके सेंटर ऑफ मास के मोशन पर कोई असर नहीं डालते। क्या कर रहा हूं मैं, वापस सुन लो, इंटरनल फोर्सेज में किसी भी तरीके का बदलाव हो जाए उससे आपके सेंटर ऑफ मास की मोशन पे कोई फर्क नहीं पड़ता, मोशन विल रिमेन कांस्टेंट। समझ में आ रही बात, दैट मीन्स मोशन विल रिमेन, इसका मतलब क्या हो गया, मोशन ए कांस्टेंट, तो मोशन विल रिमेन कांस्टेंट। समझ में आ गई बात, क्लियर है, वेरी गुड। तो ये क्या चीज कह रहा है, ये कह रहा है कि आप मतलब जो पाथ पहले जो था वही पाथ फॉलो करेगा, तो सेंटर ऑफ मास का जो पाथ होगा बेटा वो यही होगा। ठीक है, जो मतलब इसके किसका, इस फ्रेगमेंट का और इस फ्रेगमेंट का
दोनों फ्रेगमेंट्स का मतलब सिस्टम बन गया और उनका जो पाथ रहेगा दोनों का वो यही होगा, ठीक है। और अगर आप इसको अगर हम कहें एक स्पेशल कंडीशन ले ले, क्या कि m1 इज इक्वल टू m2, m1 इज इक्वल टू m2, तो बेटे ये जो हो हाईएस्ट पॉइंट पे इसने ब्लास्ट किया है, तो यानी कि ये जो है ये पूरी रेंज थी इसकी ना, रेंज थी ना पूरी, तो ये कितना पोर्शन हो गया, ये r/2 हो गया हाईएस्ट पॉइंट तक पहुंचने में। ये भी यहाँ से यहाँ तक का भी r/2 हो गया, r/2। और m1 और m2 हाँ कितना हो गया, ये हो गया, तो इसका मतलब क्या है, ये m/2 दो बराबर हिस्सों में टूट गए हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया है, आप कैलकुलेट करके देखो, इस पार्ट का जो आएगा ये डिस्टेंस भी r/2 आएगी, राइट। और आराम से आप सेंटर ऑफ मास का कॉन्सेप्ट लगा के देख सकते हो कि सेंटर ऑफ मास यहाँ पे आना था या बॉडी यहाँ पे आनी थी, ठीक है। तो सेंटर ऑफ मास की पोजीशन क्या रहेगी, ये पोजीशन रहेगी इसकी और इसकी। आप सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला लगा के देखो, आपका सेंटर ऑफ मास जो r ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस दोनों बराबर आएंगी, ठीक है। समझ में आई बात। तो पाथ ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ फ्रेगमेंट्स विल रिमेन अनचेंज्ड। बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है बेटा। हाँ, इसमें वेरिएशन भी डाल सकते हैं वो, है ना, लेकिन बच्चों को यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाएगा, हो सकता है अलग अलग तरीके से सोल्व करने की कोशिश करेंगे, है ना। यही कॉन्सेप्ट है, लेकिन ध्यान रखना ये वही गन और बुलेट का हमने कल भी एग्जाम मतलब लास्ट लेक्चर में हमने इसको डिस्कस किया था। शिफ्ट इन सेंटर ऑफ मास ऑफ सिस्टम, जैसे बुलेट फायर कर दी गई है ना, हाँ, बुलेट फायर होने के बाद में सेंटर ऑफ मास में मतलब शिफ्ट कितना आएगा, अब तो आप जान ही गए होंगे क्या, कि कोई भी यहाँ पे कोई एक्सटर्नल फोर्स है क्या, यहाँ से ऑब्जर्वर इसको ऑब्जर्व कर रहा है, कोई एक्सटर्नल फोर्स है, कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं है बेटा। बुलेट अंदर से जो भी उसका स्प्रिंग मैकेनिज्म वगैरह है ना, जो भी फोर्स उसकी वजह से ऊपर उठती है और फिर यहाँ से फायर होती है। तो जो भी कुछ हो रहा है वो सब किसकी वजह से हो रहा है, इंटरनल फोर्सेज की वजह से हो रहा है। एक्सटर्नल फोर्स कुछ भी डेवलप नहीं हो रहा, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा। दैट मीन्स एफ एक्सटर्नल क्या है, एफ एक्सटर्नल आपका 0 है, राइट। और एफ एक्सटर्नल 0 का मतलब क्या हो गया, यानी कि ACOM इक्वल टू 0। क्लियर है ना। हाँ, इसका मतलब क्या है कि ये हमारा जो एक्सेलरेशन है सेंटर ऑफ मास का वो 0 है, और इसका मतलब और क्या निकल कर आता है कि सेंटर ऑफ मास COM विल रिमेन सेम, ठीक है। तो सेंटर ऑफ मास इसी लाइन पर रहेगा, यहीं पर रहेगा, इस लाइन पे रहेगा। जैसे बुलेट फायर होगी यहाँ पे, तो अब देखो क्या हो रहा है, हो क्या रहा है कि बुलेट सेंटर ऑफ मास कैसे निकालते हैं, m1 ये डिस्टेंस अगर x1 है, ये m1 मास, ये कैपिटल M है, तो कैपिटल X मान लेते हैं इस डिस्टेंस को सेंटर ऑफ मास। ये सेंटर ऑफ मास है, ये बुलेट का सेंटर ऑफ मास है, ये गन का, अगर बुलेट को हटा दे तो गन का सेंटर ऑफ मास है। और दोनों का सेंटर ऑफ मास किस पे आ रहा है बेटा, ये वाले इस वाले लाइन पे आ रहा है, पिंक कलर से जो दिख रहा है ना, ये सेंटर ऑफ मास इसका, ठीक है। हाँ, तो ये मान लेते हैं कैपिटल X है, ये आपका स्मॉल x है, राइट। कौन सी, इस सेंटर ऑफ मास से, सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम से बुलेट का जो सेंटर ऑफ मास है वो किसमें, स्मॉल x पे है। बुलेट का मास कितना है, स्मॉल x है, ठीक है। गन का मास कितना है, कैपिटल M है। बुलेट का मास स्मॉल m, गन का मास कैपिटल M। बुलेट की डिस्टेंस सेंटर ऑफ मास से स्मॉल x, गन की डिस्टेंस सेंटर ऑफ मास की किससे, सिस्टम के सेंटर ऑफ मास से x, राइट। तो ऑब्वियसली m1 x1 वाला फॉर्मूला से लगे देखेंगे हम, तो यहाँ से अगर निकालना चाहेंगे तो ये डिस्टेंस आ जाएगा हमारे पास में कि x कितना है, यानी कि सेंटर ऑफ मास कितनी दूरी पे है। अब क्या होगा, जैसे ही बुलेट फायर होगी तो बुलेट तो इधर चलने लग जाएगी, तो यानी कि पहले तो पार्टिकल ऐसे थे दोनों, राइट। अब क्या होगा, ये पार्टिकल ने वेलोसिटी पकड़ ली, यानी कि कुछ टाइम बाद में ये तो यहीं पर है, लेकिन यहाँ पर ये यहाँ पर पहुँच गया। तो अब निकालेंगे तो क्या कि x बढ़ता गया है, x जो है अब मान लो x1 हो गया, तो ये x बढ़ता चला गया, है ना। तो सेंटर ऑफ मास आपका जो है, ये लाइन जो इधर थी, ये वाली लाइन, ये लाइन किधर शिफ्ट होने की कोशिश करेगी, ये इस साइड में शिफ्ट होने की कोशिश करेगी। लेकिन क्या, क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स कुछ भी नहीं है, तो सेंटर ऑफ मास तो शिफ्ट हो ही नहीं सकता। दैट मीन्स क्या होगा, इसको गन को इधर शिफ्ट होना पड़ेगा, सो दैट कि सेंटर ऑफ मास को सेम जगह पर रखा जा सके। इस वजह से बुलेट आपकी इस डायरेक्शन में जाएगी और गन आपकी इस डायरेक्शन में मूव कर जाएगी। तो सेंटर ऑफ मास में कोई शिफ्ट नहीं होगा। सेंटर ऑफ मास में शिफ्ट कितना होगा, क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स 0 है और इंटरनल फोर्स सेंटर ऑफ मास के
पोजीशन में कोई इफेक्ट नहीं डालते हैं तो सेंटर ऑफ मास की पोजीशन में 0 शिफ्ट होगा, कोई शिफ्ट नहीं होगा, 0 शिफ्ट होगा। समझ में आ रही बात? हाँ। और क्योंकि क्या कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या रहेगा, मोमेंटम कंजर्व्ड है इस केस में। क्यों कंजर्व्ड है? क्योंकि आपका सेंटर ऑफ मास की पोजीशन क्या है, मतलब एक्सेलरेशन क्या है, 0 है, राइट। इसका मतलब क्या होता है, पढ़ा था ना, हाँ, F इज इक्वल टू F0, दैट मीन्स dp बाई dt इज इक्वल टू 0, और दैट मीन्स dp इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट 0, नहीं dp इज इक्वल टू आपका 0 हो गया ना, हाँ, dp इज इक्वल टू 0, सो p इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, यानी से मोमेंटम जो है वो आपका क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो अब बताओ, जब बुलेट फायर नहीं हुई है उस टाइम पे मोमेंटम कितना है सेंटर ऑफ मास का, कुछ भी नहीं है, वेलोसिटी 0 है, तो ये 0। उसके बाद में अब टोटल मोमेंटम सिस्टम का और कितना हो गया भैया, m मास की बुलेट है, वो आपकी m मास की बुलेट और u वेलोसिटी से मान लो इधर चली गई, ठीक है, तो mu हो गया, इस डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लेते हैं, माइनस क्या हो गया, गन इस साइड में आएगी, सपोज उसकी वेलोसिटी v है, ये u वेलोसिटी है इसकी इस साइड में, तो गन इधर आएगी v वेलोसिटी से, सो माइनस गन का मास इंटू v, ये 0, ये फाइनल आपका ये इनिशियल क्या था सेंटर ऑफ मास का, क्या था, ऑब्वियसली हम बात कर रहे हैं किसकी, मोमेंटम की, तो मोमेंटम 0 था इनिशियली, तो फाइनली भी 0 रहेगा बेटा, तो ये 0 के इक्वल रहेंगे, ये फाइनल मोमेंटम है सिस्टम का, तो ये 0 के इक्वल, और इससे ये आपका जो फॉर्मूला है वो आ गया mv इज इक्वल टू mu। सेम प्रिंसिपल आप पिछले वाले जो केस थे उनमें भी अप्लाई कर सकते हो, है ना, जिसमें भी कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम प्रिंसिपल अप्लाई हो रहा है, कहाँ कब अप्लाई होता है, जब आपका ACOM है वो क्या रहे, वो कांस्टेंट रहे, वो 0 हो जाए, ACOM 0 हो जाए, कांस्टेंट वाला केस तो वो था ब्लास्ट वाला केस, ध्यान है ना, हाँ, वो 0 हो जाए तो आपका मोमेंटम क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। उम्मीद है कि अब आप इस तरह के क्वेश्चन गलत नहीं करेंगे ना, हाँ, और ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा बेटा। तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप प्रैक्टिस करते रहिए, और कुछ और अच्छे एग्जाम्पल्स के साथ में, कुछ और अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ में नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं।